नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले आज बात होगी जोशीमठ की। पूरी खबर आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता गर्ग। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ चार के वार में मैं हूं अमृता गर्ग और आपको बताऊंगी दिल्ली में मेयर चुनाव पर मचे घमासान की खबर। एमसीडी मेयर पर महाभारत की पूरी खबर विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन अगली खबर उससे पहले बताएंगी मेरी सहयोगी सोनिका सिंह। नमस्कार, चार के बार में मैं सोनिका सिंह आपको बताऊंगी इंदौर में प्रवासी सम्मेलन की खबर। पीएम ने उद्घाटन कर दिया है। पूरी खबर आपको बताऊंगी विस्तार से, लेकिन चार के बार में अगली खबर क्या रहेंगी आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी। जी नमस्कार, चार के वार में आयुषी शेखावत हूं मैं आपके साथ और आपको बताऊंगी जम्मू कश्मीर की खबर। आतंकियों से लड़ने की नई पहल की चर्चा करूंगी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं जोशीमठ से आ रही बड़ी जानकारी पर। मेरी सहयोगी शिखा बताएंगी इस खबर। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। जोशीमठ को लेकर के कांग्रेस की केंद्र से मांग। जोशीमठ को राष्ट्र आपदा घोषित करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई। जोशीमठ त्रासदी राष्ट्र आपदा घोषित हो, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। सरकार सिर्फ संज्ञान ले रही है, इस वक्त ये बड़ा आरोप भी लगाया। चारधाम रेलवे परियोजना के अधिकारी इस वक्त इस्तीफा दे, ये मांग भी कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। साथ ही जोशीमठ में सब कुछ टूट रहा है, इस बात का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि इसे आपदा घोषित करना चाहिए। जोशीमठ से इस वक्त ये बड़ी जानकारी। जोशीमठ को खाली कराने के निर्देश उस वक्त सरकार की तरफ से दिए गए। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कई मांगे रखी गई। इसे आपदा घोषित करे सरकार, तत्काल जोशीमठ खाली करवाए, ये मुख्य सचिव का ये जवाब आया है। जोशीमठ के प्रभावित इलाके खाली करवाए जाए, ये एक बड़ी जानकारी। और इसी बीच कांग्रेस सरकार पर हमलावर। जो टोटली अनसेफ जोन है वो इमीडिएटली इवैक्यूएट करना है, उसको डेंजर जोन कहा गया है। बफर जोन वो जोन है जो वर्तमान में सुरक्षित है, लेकिन भविष्य में उसके ऊपर भी खतरा आ सकती है, और ये पूर्णतः सुरक्षित जोन है, तो इस तरीके से बांटा गया है। तो अभी डेंजर जोन और बफर जोन की सर्वे चल रही है, और सर्वे आ जाएगा तो कितने मकान हैं, प्रभावित परिवार कितने हैं, रेजिडेंशियल कितने, कमर्शियल कितने, ये सब डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। अक्षय, यहाँ वहां पे इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि अब वहां से जगह को खाली करवाने के निर्देश भी मिल गए हैं। ऐसे में ये तमाम लोगों को कहां आखिर शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, सुरक्षित ठिकानों की तलाश की जा रही है। जो होटल्स हैं जो सुरक्षित हैं उसमें लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, और अस्पतालों में भी कुछ जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको हर हालत में सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके, लेकिन लोग अपने घरों को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते। कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का विरोध भी हुआ है। अभी कुछ देर पहले महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, लोगों ने उनका विरोध किया, और साफ तौर पर था कि लोगों में गुस्सा है, क्योंकि सरकार थोड़ी बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लगातार ले रहे हैं। तो जोशीमठ को लेकर कांग्रेस की केंद्र से मांग भी सामने आई है। जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। जोशीमठ त्रासदी राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, ये कांग्रेस की मांग है, और सरकार सिर्फ संज्ञान ले रही है। चारधाम रेलवे परियोजना के अधिकारी इस्तीफा दे, ये भी मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है। और इसी के साथ बार बार इस चीज का जिक्र कि किस तरह से जोशीमठ में सब कुछ टूट रहा है। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है, और हम उस चेतावनी के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ बनाया जाए, और पुराने जोशीमठ का ट्रीटमेंट किया जाए, और इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेकर के इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए, और यहाँ के प्रभावित परिवारों को बद्रीनाथ की तर्ज पर जो है मुआवजा। देखिए, उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में मोदी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। कल पीएमओ की बैठक के लिए किए गए फैसले को लेकर प्रशासन में काफी अलर्टनेस अब देखा जा रहा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट टीम गठित कर दी है, तो राज्य सरकार के अधिकारी भी एक्शन में आ गए हैं। आज जोशीमठ के तमाम प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे आईआईटी रुड़की के सदस्य भी जोशीमठ में हैं। जोशीमठ का सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर एनटीपीसी के जिस प्रोजेक्ट को जिम्मेदार बताया जा रहा है उसके बारे में एनटीपीसी ने साफ इनकार किया है। एनटीपीसी का कहना है कि जोशीमठ में जमीन दरकने का पुराना इतिहास है। ऐसे में ये महज एक आरोप है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ के लिए पीएम का मेगा प्लान। खतरे की दरार एक्शन में मोदी सरकार। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम काम में जुटी। प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई है। सड़कें भी फट रही है, पहाड़ भी दरकने लगे, पानी रिसने लगा। धार्मिक नगरी का दर्द पूरे देश को छलनी कर रहा है। लोग बेबस हैं, जाए तो जाए कहां। आप देखिए जोशीमठ में बर्बादी की तेज करती आशंकाओं की तस्वीरें। खतरे वाले मकानों से लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। परेशान लोगों को अब उम्मीद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने और दरार पड़ने पर पीएमओ की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री जोशीमठ को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने हाई लेवल मीटिंग की, हालात की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मौजूद रहे। केंद्र ने गठित की एक्सपर्ट टीम, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान की तैयारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जोशीमठ पहुंची। सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट और एनडीएमए भी जुटी। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर एनडीएमए के अधिकारियों और बॉर्डर सचिव ने हवाई सर्वेक्षण किया। एनडीएमए की टीम ने जोशीमठ के जमीनी हालात का भी जायजा लिया। वहीं क्या कुछ कवायद जोशीमठ में चल रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अक्षय राय ने। जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई है, एनडीएमए की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मुआयना कर रही हैं। एनडीएमए के सदस्य पहुँचे हैं और हवाई सर्वेक्षण चल रहा है। कुछ देर में जमीन स्तर पर जाकर के, जमीनी धरातल पर जाकर के, 0 पॉइंट पर जाकर के ये पूरा मुआयना करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। अब जब केंद्र सरकार एक्शन में है तो सीएम धामी समेत प्रदेश के अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। जोशीमठ नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई है, जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में और नियर बाय एरियाज में अभी सभी निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक हमने अभी रोक लगा रखी है। जोशीमठ के लोगों में दहशत कम नहीं हो पा रही है। वहीं स्पेशल टीम हालात का जायजा ले रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं लोगों को सेफ जगह पहुंचाने का काम भी जारी है। अक्षय राय और महिमा सिंह कंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और ऐसे बीच आज जोशीमठ भूस्खलन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग से साफ तौर पर इनकार किया। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कल दोबारा मामला रखने को कहा। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले मामला मेंशन लिस्ट में दर्ज करवाएं, इसके बाद जल्द सुनवाई मांग का विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने सीजेआई की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी। शंकराचार्य मुक्तानंद ने शनिवार को दायर की थी याचिका में तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना पर रोक की मांग की गई। प्रभावित लोगों को मदद देने से और संपत्ति का बीमा कराने की भी मांग। याचिका में नरसिंह मंदिर,
आदि शंकराचार्य से जुड़ी प्राचीन जगहों के नष्ट होने का भी अंदेशा जताया गया है। और अब बात करते हैं जोशीमठ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष की। प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे महेंद्र भट्ट का लोगों ने विरोध भी किया, गुस्साए लोगों ने उनका घेराव भी किया। तो देखिए, लोगों के सर से छत छिन गई है, लोग परेशान हैं। उन्हें बेशक सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन लोग यहां पर कितने गुस्से में हैं, कितना रोष है, क्योंकि अनदेखी कहीं ना कहीं नियमों की हुई है। और यही वजह है कि यहां पर आज जब पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष तो उनका विरोध किया गया। जोशीमठ में बड़ी आपदा आई है और उससे निपटने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है। पीएमओ से लेकर सीएमओ और यहाँ के प्रशासनिक अमला पूरी तरह से लोगों को सतर्क करने में लगा हुआ है। उनके उपाय ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से इस आपदा को रोका जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। महेंद्र जी, जिस तरह से आपदा आई है, लगता है कि थोड़ी सी देर प्रशासन ने कर दी है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, हैरान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। देखिए, आपदा कोई टाइम फिक्स करके आती नहीं है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही, क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, ज्योतिर्मठ का एक पूरे विश्व के अंदर पक्ष है, नाम है। और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक सरकार का विषय है तो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं, हमारे मंत्री आ रहे हैं प्रतिदिन। और आप तो बताते हो जी खुशी कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, पीएमओ से मेरी वार्ता हुई है। और क्योंकि अभी जब तक हम दर्द नहीं, वो क्या बीमारी है उसको नहीं पकड़ पाएंगे तो दवा उसके बाद ही दी जाती है। तो भारत सरकार के जो वो वैज्ञानिक हैं वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं, पूरी टीम आई हुई है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीमें आ चुकी है। और जिनको प्रथम दृष्टा आवास की आवश्यकता थी उनको आवास उपलब्ध हो जाए, इसका हम लोगों ने प्रयास किया, सबकी सेफ्टी हमने की है। और धीरे धीरे जागरूकता का पक्ष भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार भाई ये जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई हैं ये भविष्य के अंदर ऐसी निर्माण हो। ठीक है, बहुत से लोगों का कहना है कि भाई बहुत ज़्यादा भार जोशीमठ के ऊपर कंक्रीट का हो गया है, तो भविष्य में उसके लिए मानक तय करना है सब। तो आगे चलकर इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा ये देखना रहेगा। बहरहाल रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव के दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर एक बार फिर से सड़कों पर हैं। बीजेपी ने जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपना रोष जाहिर किया। तस्वीरें आप दोनों ही इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया और दूसरी तरफ सीएम आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगा रहा और यहां पर उन्होंने भी प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी। तो तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेयर चुनाव था, लेकिन मेयर चुनाव नहीं हो सका उस दिन। उल्टा सदन में जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ और इसी को लेकर किस तरह से भारी पुलिस बल की आज तैनाती की गई और किस तरह का पूरा दिन आज दिल्ली में रहा और किस तरह सियासत गरमाई रही और बेवजह की ये बयानबाजी और ये रोष प्रदर्शन सड़कों पर हुए। केजरीवाल जी ये कहकर सत्ता में आए थे कि हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई एमएलए, हम उसको टिकट ही नहीं देंगे जिसके ऊपर कोई केस हो। आपको याद हो, ये बार बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की। आज वही पार्टी, देश की सबसे करप्ट पार्टी, आज वही पार्टी के अंदर मंत्री पद लेने के लिए ये क्राइटेरिया बन गया कि या तो आप करप्ट हो, आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो, तभी आप आम आदमी पार्टी के मंत्री, एमएलए या एमपी बन सकते हैं। तो मेयर चुनाव पर महाभारत लगातार जारी है और दिल्ली की सड़कों पर ये नेता और ये पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं बजाय इसके कि लोगों की समस्याओं का समाधान। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी सोनिका से। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में 70वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में भारत के विकास कार्यों का बखान किया। उन्होंने दुनिया भर के 70 देशों के 3,500 से ज्यादा प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए इंदौर शहर की महिमा का भी खूब बखान किया। उन्होंने कहा कि इंदौर एक शहर नहीं बल्कि एक दौर है, इसके आनंद लीजिए।
साथ ही पीएम मोदी ने भारत को युवाओं की शक्तियां बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाली अपनी पुरानी संस्कृति का भी जिक्र किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। इसी संदेश के साथ पीएम मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में किया। 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने इंदौर से लेकर G20 तक का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में भारत के विकास कार्यों का बखान किया। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत में अभी सक्षम युवाओं की फौज है, जिनके बल पर देश लगातार तेजी से विकास कर रहा है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूहों की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। पीएम मोदी सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से अधिक प्रवासियों को देखकर गदगद है। उन्होंने कहा कि दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों और क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास होता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रवासी भारतीय दिवस कई मायनों में खास है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों को अपने भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने प्रवासी भाइयों से कहा कि भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप मेक इन इंडिया, योग, हस्तशिल्प उद्योग और साथ ही भारत के बादशाह के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि आज वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। भारतीय प्रवासी सम्मेलन का मंगलवार 10 जनवरी को समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस खबर पर अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, जिस तरीके से सम्मेलन हुआ है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया, हालांकि उस पर सबकी नजरें टिकी रही, और क्या जानकारी है, तस्वीरें भी दिखाइएगा।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सम्मेलन का आप जिक्र कर रहे हैं, जो तस्वीरें आज सवेरे से आप देख रहे हैं, वो तस्वीरें ये बयां करने के लिए उत्साह और उत्सव सा माहौल, ये दोनों चीज़ें साफ तौर पर समझ में आती हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, प्रधानमंत्री की झलक पाने को लेकर जो 4000 के आसपास डेलीगेट्स आए थे विदेश से, जो आए हुए हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते, तो प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया। और जो कन्वेंशन सेंटर था वो खचाखच भर गया, उसके बाद कुछ लोग बाहर भी रह गए, ये स्थितियाँ रहीं। प्रधानमंत्री ने भी मंच से तमाम लोगों से बात की। इसके अलावा भी जो 2 राष्ट्रपति आए थे उनसे अलग मुलाकात की, और जो प्रवासी भारतीय हैं उनको एक नया राष्ट्रदूत का दर्जा दे दिया, जो बड़ी बात है। और उसको लेकर लोग बहुत टच फील कर रहे थे कि राजदूत जो होता है, एक सरकारी पद होता है, राष्ट्रदूत, हर प्रवासी भारतीय राष्ट्रदूत है अपने देश का। और जहाँ तक मैं अगर बात करूँ कि हम उस कन्वेंशन सेंटर से थोड़ा दूरी पर हैं इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला जब गुजरा तो उनके साथ थे, लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह की फीलिंग और जिस तरह के पल की गवाह आज हम बने हैं, वो दिखाता है कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो मध्य प्रदेश में बिल्कुल अखिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास, यहाँ पर आपको रोकूंगी। बड़ी जानकारी बता दें, जम्मू कश्मीर के डांगरी गांव में हाल ही में आतंकियों द्वारा 6 लोगों की हत्या से वहां के नागरिकों में काफी आक्रोश है। वहां के स्थानीय लोगों ने सरकार से हथियारों की मांग की है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। इसके जवाब में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि डोडा की तर्ज पर ग्राम सुरक्षा समिति गठित की जाएगी। राजौरी में एक गांव में पहुंचे वहां के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी नागरिकों से ग्राम सुरक्षा समिति के गठन का यही वादा दोहराया है। तो वहीं नागरिकों का कहना है कि अब सरकार को आत्मरक्षक होने की जगह आक्रामक होने का अवसर आ गया है। सरकार को आगे बढ़कर आतंकियों, उनके आकाओं, हिमायतियों और हमदर्दों की कमर तोड़ देनी चाहिए। इसमें ग्राम सुरक्षा समिति एक मजबूत और प्रभावी हथियार साबित होगा। और ऐसे में प्रशासन ने भी फैसला लिया है कि न सिर्फ ग्राम सुरक्षा समिति गठित की जाएगी, बल्कि सदस्यों को हथियार देकर उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देखिए, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से ये जानकारी मिल रही है।